Welcome back, my dear students. In the previous lecture, we started with the discussion on the offenses which are contained and explained in this chapter 17 of the Penal Code. Chapter 17, which stretches from 378 to 462, deals or pertains to offenses against property. 16th chapter हमारा offenses against human body था और affecting human body था, और ये offenses against property, और इसमें हमने 10 heads में offenses को provision wise distribute करके समझा. And then we started with the discussion of offense of theft. थेफ्ट के प्रोविजंस 378 से 382 तक हैं, और 383 से आगे फिर एक्सटॉर्शन के प्रोविजंस हैं. सो वी अंडरस्टूड द प्रोविजंस. हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया डेफिनेशन को लेकर के, एंड द फॉर्मिडेबल पार्ट ऑफ दिस provisions related to theft is contained in 378. Actually जो basic definition है 378 is a very vast and extensive provision with its 5 explanations and 16 illustrations. तो explanations को हमने समझना शुरू किया था, थोड़ा सा पहले से रिवाइंड करने की कोशिश कर लेते हैं, and in today's lecture हम फिर explanations के बाद जो हमारी illustrations है 16 and some case laws, उसको डिस्कशन को थोड़ा टाइम दे देंगे. In the definition of 378 we learned that IPC का 378 theft को define inverse में करता है that whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. हम इसके ingredients को अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद, and this will make our work easier. उसके बाद हमने 5 एक्सप्लेनेशन इसके साथ समझी. एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता था कि जब तक कोई भी चीज़ ज़मीन से अटैच्ड है अर्थ से, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है, हेंस इट कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट. लेकिन जो ही उसको सिवेयर किया जाता है, इट बिकम्स अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट. सो इट इज़ अबाउट दिस एक्सप्लेनेशन 1 क्लोजेज द स्कोप ऑफ थेफ्ट, कि थेफ्ट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू मूवेबल प्रॉपर्टीज़, और इमूवेबल प्रॉपर्टीज जब मूवेबल बनाई जाती हैं बाय वे और एक्ट ऑफ सिविलेंस, उसी वक्त वो सब्जेक्ट ऑफ और सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट बन जाती हैं. इसी तरह एक्सप्लेनेशन 2 कहता था कि वो मूविंग जो विच इज़ इफेक्टेड बाय द एक्ट ऑफ सिविलेंस मे कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट और मूविंग फॉर द पर्पज ऑफ थेफ्ट, यानी कि उसी एक्ट से जिससे सिवियर किया किसी चीज़ को, कानून कभी कभी ये मान सकता है कि मूव जो है, मूव दैट प्रॉपर्टी जो लॉ में चाहिए, मूव कॉन्स्टिट्यूट हो गया. क्योंकि मूव करना है तो फिजिकली उसको सहन से, कंपाउंड से किसी के बाहर ले आया. इट्स नॉट नेसेसरी. अगर पोल ज़मीन में गड़ा हुआ था और उसके ऊपर लाइट्स लगी हुई थी, तो ये कहा जाएगा जो ही पोल काट आया निकाल के ज़मीन पर रख दिया गया, मूव्स दैट प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट सेटिस्फाई हो गया. तो वो एक्ट नेसेसरी नहीं है, इसीलिए मे क्लॉज है. इट मे बी अ थेफ्ट. अगर शेल भी थेफ्ट होता तो हर केस में ही थेफ्ट मानना पड़ता कोर्ट को. सो इट मे बी थेफ्ट. कोर्ट्स की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट उस मेयर एक्ट ऑफ सिविलेंस को मुंह मानेगा तो थेफ्ट कंप्लीट हो गया, अगर नहीं तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट तो कहीं गया ही नहीं है. इन एवरी अदर केस इट्स अटेम्प्ट टू थेफ्ट. सो एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है कि एक्चुअली एक इंसान मूव कैसे करेगा किसी ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट को, तो उसके 3 तरीके हैं. लास्टली हमने बताया आपको कि एक्सप्लेनेशन 3 कहता है उसके 3 तरीके हैं. कैसे कैसे वो करेगा? बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टैकल, एक ऐसी रुकावट जो उस चीज़ को विच प्रिवेंटेड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, जो उसको मूव करने से रोक रहा था, उस ऑब्स्टैकल रुकावट को दूर कर देने इटसेल्फ ये कहलाएगा कि ये मूव हो गई प्रॉपर्टी. जैसे एक जानवर है वो बंधा हुआ है, उसको महज खोल देना, इट माइट कॉन्स्टिट्यूट ये मूव हो गया जानवर. हालांकि जानवर का क्लॉज
एक्सप्लेनेशन 4 में है। एनिमल्स को लेकर के, जो पक्षियों को लेकर के, पशुओं को लेकर के क्लॉज है वो 4 है, उसे छोड़ दें फिलहाल। बट और चीज़ों को बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल एक तरीका है। जैसे बल्ब है, वो बाहर सहन में लगा हुआ है, बंद है। झूमर है, वो किसी चीज़ के साथ अटैच है, उसको महज काट देना, सिवेयर कर देना या ऑब्स्टेकल को रिमूव करना, इट इज़ मूविंग, दैट इट कॉन्स्टिट्यूट्स मूविंग। दूसरा तरीका उसको क्या है, बाई सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग। तो किसी और तरीके से चीज़ के साथ जिससे वो जुड़ा हुआ था, अटैच था, तो उससे डिटैच कर देना और सेपरेट कर देना, इट माइट कॉन्स्टिट्यूट मूविंग। और थर्ड तरीका जो है वो थर्ड वे एक्चुअली मूविंग इट, वो फिजिकल मूवमेंट है। जैसे किसी चीज़ को, कोई बोरिए में भरा हुआ है, ग्रेन्स हैं, गेहूं है, चावल है, उसको घसीटना शुरू कर दिया, दिस इज़ मूविंग। लेकिन उस ग्रेन को बाहर निकालना शुरू कर दिया किसी बाल्टी में या किसी थैले में, तो ऑल्दो उसने मूव नहीं किया फिजिकली उसको, बट बाय वर्च्यू ऑफ सेकंड पार्ट, दूसरी जो हमने डिस्कस किया अभी, दैट बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर ऑब्जेक्ट, ये भी मूव हो गया। और फर्स्ट है बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल। अगर कोई चीज़, फॉर एग्जांपल बोरिया है, बोरिया बंद है, तो उसको बोरिया का मुंह खोल दिया, वो और निकालना है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन वगैरह जो और एसेंशियल्स हैं वो होना मौजूद होना ज़रूरी है जब भी। इसलिए आप इलस्ट्रेशन देंगे, ये बात यही याद दिला रहा हूँ, जितने भी इलस्ट्रेशन अगर आप कभी भी किसी सेक्शन की क्रिएट करते हो, जो इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं सेक्शन में, वो सारे सेटिस्फाई होने चाहिए उस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अगर वो इंग्रेडिएंट्स आपने मेंशन नहीं किए हैं इलस्ट्रेशन में, इलस्ट्रेशन विल फॉल फ्लैट, वो इलस्ट्रेशन ठीक नहीं है। सो एक्सप्लेनेशन 4 इज रिलेटेड टू एनिमल्स। एनिमल को कैसे मूव किया जा सकता है? एनिमल को मूव किया जा सकता है एक्चुअली कॉजिंग दैट एनिमल टू मूव। लेकिन अगर उस एनिमल की मूवमेंट के कॉन्सिक्वेंस में कोई और चीज़ भी मूव कर गई, सो एवरीथिंग विच मूव्स इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट मूवमेंट इज सेड टू मूव। फॉर एग्जाम्पल एनिमल के साथ मैंने बोला था जो भी चीज़ मूव करेगी, फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक कार्ट है और उसमें बुल को मूव करना शुरू कर दिया, पूरा कार्ट मूव कर जाएगा, तो कार्ट मूव्स इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट बुल, कार्ट को छोड़ के चला गया, बुल को ले गया, एट द टाइम ऑफ मूविंग ये माना जाएगा थेफ्ट है। एंड लास्टली हमने बोला था आपको एक्सप्लेनेशन 5 अलॉन्ग विद सेक्शन 90, दीज टू क्वालिफाई the word consent. Consent किसे कहा जाएगा? This consent mentioned in this section may be either expressed or implied. ये एक्सप्रेस हो सकती है या इम्प्लाइड हो सकती है। किसकी तरफ से आएगी? फ्रॉम द पर्सन हु इज़ इन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या कोई और दे सकता है कंसेंट? क्या सिर्फ उसी से कंसेंट ले सकते हैं? नहीं, किसी और से भी ले सकते हैं। एनी अदर पर्सन हु इज़ ऑथराइज्ड टू गिव कंसेंट ऑन द बिहाफ ऑफ दैट in that behalf by express provision और एक impliedly। तो अगर किसी और को भी अथॉरिटी है वो भी कंसेंट दे सकता है। फॉर एग्जांपल ए की चीज़ बी की पोजेशन में है, तो अगर ए ने कंसेंट दे दी वहाँ से ले लो और बी सी ने ले ली, तो बी नहीं कह सकता कि ये थेफ्ट कॉज हो गया, ऑल्दो पोजेशन में उसकी चीज़ थी, बट ए वाज अथॉराइज्ड टू गिव कंसेंट ऑन दैट बिहाफ। तो एक्सप्लेनेशन 5 इसको क्वालिफाई करता है। अब हम इंग्रेडिएंट्स को डीकोड करते हैं थोड़ा बहुत, तो 1 by 1 इलस्ट्रेशन वो इंग्रेडिएंट्स मेंशन करेंगे, यू काइंडली नोट दोज। फिर से डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। Whoever intending to take dishonestly any movable property, तो नंबर 1 इंग्रेडिएंट हो गया, इसको इंग्रेडिएंट हेडिंग कर देते हैं, इंग्रेडिएंट्स। तो नंबर 1 इज dishonest intention, dishonest intention। आप जानते हैं मेंस रिया, अगर हम आईपीसी में अब स्ट्रिक्टली आईपीसी को एडहेयर करके देखें, मेंस रिया या 3 दर्जे में होता है एज पर सेक्शन 39। उसमें जो सबसे मैनिफेस्ट है, सबसे ऊपर दर्जे का है, वो इंटेंशन है। नंबर 2 आपको पता ही है, नॉलेज है, और थर्ड वहाँ रीज़न टू बिलीव है, उसको छोड़ते हैं, लेकिन इंटेंशन चाहिए। इंटेंशन किस चीज़ का चाहिए? डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अब डिसऑनेस्ट इंटेंशन किसे कहा जाएगा? यहाँ लेमैन्स एटीट्यूड और लेमैन्स इंटरप्रिटेशन नहीं लगेगा, यहाँ डेफिनेशन 24 की लगेगी, सेक्शन 24। तो कब कहा जाएगा एक इंसान ने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से एक्ट किया? व्हेन ही इंटेंडेड टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर। एंड नहीं है,
किसी एक को रॉन्गफुल गेन करना चाहा या किसी और को रॉन्गफुल लॉस। तो कब हम समझेंगे रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस हो गया, इसके लिए हमें हेल्प करने वाला क्लॉज है सेक्शन 23, रॉन्गफुली गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस कैसे हो सकता है? रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी का ऐसा मूवेबल या इमूवेबल, ये डेफिनेशन तो मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रोविजंस पे एप्लीकेबल है, चूंकि लेकिन थेफ्ट का केस है तो हमें बस मूवेबल यहाँ डिस्कस करना है। तो अगर हम 23, 24 और डिसऑनेस्ट इंटेंशन को एक साथ समझेंगे, वो अभी एक वर्ड हम बताएंगे कि रॉन्गफुल गेन कैसे होता है। इट इज़ गेन ऑफ प्रॉपर्टी बाय अनलॉफुल मीन्स, और किसने? बाय अ पर्सन who is not entitled to that property। इसी तरह wrongful loss is loss of property by unlawful means। किसका? एक ऐसे पर्सन का of a person who is legally entitled to that property, तो उसका लॉस करवा देना। तो ज़रूरी नहीं है अगर एक इंसान ने wrongful gain नहीं किया तो क्या थेफ्ट नहीं हुआ? जी थेफ्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल कुछ इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। ए एक इंसान है, ही इज़ अ पर्सन, और इसके घर पे एक वॉच है, ही हैज़ अ वॉच, और बी एक है, इसको ये वॉच इसकी पसंद नहीं है या रिंग है, ये इस वॉच को लेकर के जा कर के एक स्ट्रीम में, पानी की स्ट्रीम में, दरिया में, नदी में डाल दिया। बी के पास घड़ी आई नहीं, इसको घड़ी मिली नहीं, मगर क्या बी ने घड़ी लेते वक्त थेफ्ट किया ए का? यस, क्योंकि इसका रॉन्गफुल गेन नहीं हुआ लेकिन रॉन्गफुल लॉस ए का हो गया। तो 23 और 24 सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट है। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन को क्वालिफाई करने वाले सेक्शंस 24 और 23 हैं। फिर से डेफिनेशन, whoever intending to take dishonestly any movable property। दूसरा इंग्रेडिएंट हमें लग रहा है ये होना चाहिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन के बाद, टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी ले जाने का डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ये भी मेंजरिया है, ये भी मेंजरिया का, ये पूरा फ्रेज एक साथ मेंजरिया से रिलेटेड है। इट्स रिलेटेड टू द मेंटल एलिमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। मेंटल कंडीशन या मेंटल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए एक ऑफेंडर का थेफ्ट करते वक्त। फिजिकल कंडक्ट क्या हो, उसको क्वालिफाई करने के लिए, एक्टस रेस को क्वालिफाई करने के लिए आगे फ्रेजेस आएंगे, वो हम समझेंगे। टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, थर्ड इज दैट प्रॉपर्टी must be मूवेबल प्रॉपर्टी। ये मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेक्शन 22 हमें बताता है मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है। अभी वहाँ नहीं जाएंगे, हमने पिछले लेक्चर्स में शुरुआत में लॉ के ये डिस्कस बहुत अच्छी तरह किया था कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, लेकिन एक दो चीज़ें यहाँ मैं याद दिला दूँ आपको, वो वहाँ डिस्कस करना मुनासिब नहीं था, यहाँ कर लेते हैं। वो ये चीज़ कि मूवेबल प्रॉपर्टी को सेक्शन 22 कैसे डिफाइन करता है, दैट द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। तो ये जो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है, मैंने बोला था आपको ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इट्स टेंजिबल प्रॉपर्टी, जिसको हम टच एंड फील कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको टच एंड फील नहीं किया जा सकता? इसका जवाब भी उसी वक्त आ गया था। फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी थेफ्ट क्या हो सकती है? तो वो मूवेबल चूँकि है नहीं तो उनकी थेफ्ट नहीं हो सकती। बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कॉर्पोरियल नहीं है लेकिन फिजिकली वो मूवेबल है। जैसे हम देखेंगे गैस, अब पाइप से किसी की गैस निकालना, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम 22 और थेफ्ट की जॉइंट रीडिंग लगाएंगे और किसी ने गैस चुरा ली किसी के घर से, हम इसको कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। तो सिंस ये कॉर्पोरियल नहीं है तो प्रॉपर्टी मूवेबल भी नहीं होगी। तो थोड़ा सा इस पे मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बिट वीक लग रही है। बट इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ इज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, देखी नहीं जा सकती, और चूंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नहीं आती है, ये तो प्रॉपर्टी है, तो इसकी थेफ्ट क्या हो सकती है? यस हो सकती है। इसीलिए इसके लिए स्पेसिफिक सब्सटेंटिव लॉ है। आईपीसी से ये कवर नहीं हो पाता क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आ पाता है, सिंस इट्स नॉट कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है 2003 है फिलहाल इन फोर्स, 2003 अंडर सेक्शन 135 है इसका शायद, जो इसको पनिशेबल बनाता है इलेक्ट्रिसिटी की थेफ्ट को।
उसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन हम आपके मूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड को क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की रीडिंग हम 22 से लगाएंगे कि जो भी चूज, और इस वर्ड को अगर हम समझेंगे तो इसमें हमें सेक्शन 22 के साथ एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ दैट सेक्शन 378 इटसेल्फ वो भी साथ लगाना पड़ेगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी मूवेबल कभी कभी बन जाती है, और कब बनेगी, जब वो सिवियर कर दी जाती है। Number 4, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person। तो अब हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। दैट मूवेबल प्रॉपर्टी, मैं m.p लिख रहा हूँ, दैट मूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, मैंने पहले ही कहा था आपसे कीवर्ड्स को नोट करते वक्त कि पोजेशन बड़ा कीवर्ड है। जूरिस्प्रूडेंस का बहुत टफ कॉन्सेप्ट है ये पोजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसके हाथ में, किसके पास पोजेशन है ऑब्जेक्ट क्या। फॉर एग्जांपल मास्टर की चीज़ें क्या वो नौकर की पोजेशन में है? अच्छा, इवन दो फिजिकल पोजेशन नौकर ही के पास है, क्या पोजेशन स्टिल इन लॉ मालिक के पास है? इसी तरह मीडिएट एंड इमीडिएट पोजेशन है। ये जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते वक्त आप लोग अलग से समझेंगे, यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन इलस्ट्रेशंस डिस्कस करते वक्त ब्रीफली इसकी तरफ आएंगे। लेकिन यहाँ समझना ज़रूरी है, इफ़ अ थिंग इज़ नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, उसकी थेफ्ट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अ रिंग लाइंग ऑन हाई रोड, अगर किसी शाहराह पे, रोड पे रिंग पड़ी हुई है, मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, किसी ने उठाया, इट इज़ नॉट थेफ्ट बिकॉज इट वॉज नॉट इन पोजेशन, ऑल्दो मूवमेंट हो गई, इट वॉज नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। हाँ, अब अगर इसके बाद इसने मोबाइल को अपने पास रखा, रिटेन किया, बेचा, ये एक ऑफेंस हो सकता है जो थेफ्ट नहीं कहलाएगा, मिस अप्रोप्रिएशन कहला सकता है। सो इसमें थेफ्ट नहीं हुई। अगर कोई चीज़ किसी की पोजेशन में नहीं है तो उसकी थेफ्ट नहीं हो सकती। सिमिलरली इमूवेबल है, उसकी भी थेफ्ट नहीं हो सकती। डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है तो थेफ्ट तब भी नहीं हो सकती। किसी दोस्त को परेशान करने के लिए उसका बहुत बड़ी चीज़, महंगी चीज़ छुपा ली, किसी ने आईफोन छुपा लिया किसी का मजाक करने के लिए, इट इज़ नॉट थेफ्ट, ऑल्दो बाकी इसेंशियल्स हो गए होंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी है और पोजेशन से ले ली गई होगी, बट डिसऑनेस्ट इंटेंशन लैकिंग है। लेकिन डिसऑनेस्ट इंटेंशन, अब हम केस लॉ से इसको समझेंगे, डिसऑनेस्ट इंटेंशन में रॉन्गफुल गेन और या रॉन्गफुल लॉस दोनों में से एक होना चाहिए था। और अगर टेम्पररी भी है, इसीलिए बताया था आपको लार्सनी जो इंग्लिश लॉ में है उसमें और थेफ्ट में फ़र्क ये है कि इंडियन लॉ में अगर टेम्पररी डिस्पोजेशन भी हो जाए प्रॉपर्टी का, इट इज़ थेफ्ट। टेम्पररी डिस्पोजेशन, थोड़ी देर का डिस्पोजेशन। अब ये थोड़ा बहुत फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से मिक्स कर जाएगा, लेकिन वो फ़नी है, हम फ़नी वे में ही डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ कार, ये चलिए इसको कार ही समझ लीजिए, ये कार है। दिस कार इज़ पार्क्ड एट दिस प्लेस, ए की कार है, बिलोंग्स टू ए। बी आया और ये दिन भर यहाँ खड़ी रहने वाली थी और इसने 10 बजे इसको पार्क किया, 5 बजे लेने वाला था। 11 बजे बी आया और कार को खोल के ले गया और चला करके आया कहीं से, और 12 बजे या 2 बजे या 3 बजे कार को बिल्कुल उसी जगह लगाया। देखिए फिजिक्स के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट 0 है और मोशन मोमेंट तो हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो हेंस हम क्या कैसे पाएंगे, चीज़ तो उसी जगह खड़ी है, तो मूव्स दैट प्रॉपर्टी तो हुआ नहीं, बट दिस इज मोमेंट। और इसीलिए समझना चाहिए कि थेफ्ट उसी वक्त हो जाती है जब मूव जो ही किया जाता है उसको, तो इसलिए कोई और मोड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये इस गाड़ी को जाके बेचता, आगे जाके छिपाता, कहीं और पार्क करता, नो, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मूविंग थेफ्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। इस बात को आगे इलस्ट्रेशंस और क्लियर करेंगे। सो दिस फोर्थ इंग्रेडिएंट है मूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। ये वर्ड्स लिख दिया, एनी पर्सन, एनी पर्सन। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है, क्या इलीगल पोजेशन भी या डिफेक्टिव पोजेशन में भी थेफ्ट हो जाती है? इसका डिबेट थोड़ा बहुत इंट्रिकेट है, कॉम्प्लेक्स है। वी कैन से कि फॉर एग्जांपल इसकी इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। ए की प्रॉपर्टी है और ए की प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल कार है ए की, और इसके घर से बी ने चुराई और बी ने अपने बेसमेंट में कार पार्क की, यहाँ कार पार्क। बी तो थीफ है और बी ने जो किया वो थेफ्ट है। सी आया
और सी ने इसके घर से चुराई, तो सी का एक्ट भी तो थेफ्ट है। तो अब अगर चोर से चुराना चोरी नहीं हुआ तो लॉ डिफीट हो सकता है ना। लॉ डिफीट ऐसे हो जाएगा कि चोर जो हमेशा हैं दे विल टेक एन इमीडिएट राउट ऑफ रिजॉर्टिंग टू थेफ्ट्स, वो एक मीडियम से किसी और रिसोर्स से ज़रिए से चोरी करना शुरू कर देंगे। ऐसे करके लॉ को डिफीट किया जा सकता है। बीच में एक ऐसे इंसान को यूज़ किया जो प्रोसिक्यूट हो पाया और उसको सज़ा हो गई, और वो कह देगा चीज़ तो अब मेरे पास है भी नहीं और ये दिस एंड दैट, और सी ने चोरी कर ली और सी कहेगा मैंने चूंकि चोर से चुराई तो ये चोरी हो नहीं सकती, मैं तो छूट गया। तो इसीलिए आप अगर फ्रेजियोलॉजी और ड्राफ्टिंग पे जाएंगे 378 हैज़ बीन सो केयरफुली एंड मेटिकुलसली ड्राफ्टेड कि चोर से चोरी भी चोरी कहला सकती है। हाँ, इसीलिए पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, तो बज़ाहिर हालांकि अभी तक इस पर कोई सेटल्ड लॉ नहीं है, बट इट्स माय ओपिनियन कि चोर से चोरी भी चोरी ही कहलाना चाहिए, सिंस इसमें मिसचीफ है और इस मिसचीफ को किल करने के लिए ये लॉ का प्रोविज़न काफ़ी है, अलग कोई लॉ नहीं लाना चाहिए। बिकॉज इसकी पोजेशन लीगल थी या पोजेशन डिफेक्टिव थी, वैलिड थी, इनवैलिड थी, इसके बारे में लॉ साइलेंट है। तो पोजेशन ऑफ एनी पर्सन से किसी चीज़ को चुराना थेफ्ट है। फॉर एग्जांपल इसी ए को एक मोबाइल मिल गया और इसने सोचा कि मैं ये कि जिसका मोबाइल है उसको लौटाऊंगा, ये घर ले आया और उस मोबाइल को रखा। मोबाइल बिलोंग टू बी, सी आया और ए ले गया। डिफरेंट इलस्ट्रेशन है। अब चूंकि ए की पोजीशन में मोबाइल था, ए की पोजीशन जो है अभी वैलिड नहीं हो सकती है लॉ में, या ऐसा हो सकता है कि डिफेक्टिव हो, बट ये थेफ्ट हो गई। सो मेयर पोजेशन का फैक्ट काफ़ी है। सो अगेन बैक टू द डेफिनेशन, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person moves that property out of the possession of any person moves that property। अब ये पांचवी चीज करना चाहिए, moves that property, moving of property, moving of that property। ये प्रॉपर्टी वही है जिसकी हम पीछे से बात करते आ रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूविंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और किस हाल में, अब यहाँ से ये एक्टस रियस शुरू हो गया, ये एक्टस रियस है, मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी। मेंस रिया क्या था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, किस चीज़ का, टू टेकिंग द मूवेबल प्रॉपर्टी, और कहाँ से, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, एनी पर्सन। अब क्या किया एक्टस रियस में, मूव्स दैट प्रॉपर्टी, रिटेन्स दैट प्रॉपर्टी, एक्वायर्स दैट प्रॉपर्टी, कीप्स दैट प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ नहीं है, सेल्स दैट प्रॉपर्टी, हाँ, brings that property to his home, gives that property to his friend, keeps that property in his possession or pocket or anything, ऐसा कुछ नहीं है, moves that property। So ग्रावामेन जो इस सेक्शन का है, जो अगर एपिसेंटर है वो मूव है, सिर्फ मूव करना है, एक्टस रियस इसका मूव कॉन्स्टिट्यूट्स थेफ्ट। इसीलिए मूव वर्ड को समझना ज़रूरी है। इसके लिए मूव दैट प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास कौन कौन सा एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 2 भी मूव को डिफाइन करता है, एक्सप्लेनेशन 3 भी करता है, और रादर एक्सप्लेनेशन 4 भी करता है। हाँ, ये 3 एक्सप्लेनेशन हमारे यूज़ हो गए, 1 भी हो गया, 2 3 4 इधर है। मूव्स दैट प्रॉपर्टी, मगर क्यों मूव करे, इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, तो आइए उसी के साथ है विद, तो ये थेफ्ट हो गया। So whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking। एक illustration रह गया, moves that property without the consent of that person। ओनर नहीं है, that person कौन person है, who is person in possession। यहाँ पे जिसके पोजेशन में वो चीज़ थी उसकी पोजेशन से वो चीज़ निकाली विदाउट द कंसेंट। ये कीवर्ड है कंसेंट। कंसेंट को क्वालिफाई करने के लिए पहले बोला सेक्शन 90 के अलावा हमारे पास एक्सप्लेनेशन 5 है, और लास्ट इलस्ट्रेशन पी भी इसी से रिलेटेड है। ये हमारा काफ़ी हो गया, हमने इसके इंग्रेडिएंट्स भी समझ लिए। अब हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं इसकी इलस्ट्रेशंस का। बिलीव मी, अगर आपने वो 16 के 16 इलस्ट्रेशन समझ लिए, रादर मैं तो ये चाहूँगा यू शुड मेमोराइज ऑल द इलस्ट्रेशंस कि किस इलस्ट्रेशन की स्टोरी कैसे एक्सप्रेस की गई है और कहाँ है। और मैं एक चीज़ और बता रहा था आपको कि सारे इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई, जब भी आप बोलेंगे इट्स अ थेफ्ट, तो सारे इंग्रेडिएंट जो अभी हमने 6 के 6 डिस्कस किए सेटिस्फाई होने चाहिए उसमें,
तब आप कहा जाएगा कि आपने जो इलस्ट्रेशन दी वो सही है या वो मुकम्मल है इन इटसेल्फ, वरना इलस्ट्रेशन डिफेक्टिव है। तो 16 इलस्ट्रेशंस हैं, 16 की 16 इलस्ट्रेशंस को आप जहन में रखें। अब इस लेक्चर में तो नहीं बताऊंगा वो, देयर इज अ सीक्रेट कोड जिससे आप ये सारी इलस्ट्रेशंस डी कोड कर लेंगी। एक सेंटेंस में आपको सबकी कहानी याद हो जाएगी, 16 की 16 इलस्ट्रेशन मीन्स क्या है। अच्छा, इसमें इलस्ट्रेशंस को जैसे एक चीज़ तो हेल्प कर ही देता हूँ, यहाँ जो 16 इलस्ट्रेशंस हैं उनका मैं फ्रेगमेंटाइज कर देता हूँ। इलस्ट्रेशन ए बी सी, इनको तीनों को अलग करता हूँ। ये फर्स्ट 3 इलस्ट्रेशंस हैं 3 शेड्स के, जो बिल्कुल सिंपल है। इसमें देयर इज अ ट्री, लेट्स कॉल इट, ए से एप्पल ट्री, बी से बेट। बेट आप जानते हैं इंग्लिश वर्ड है, अगर किसी मतलब मछली को पकड़ने के लिए जो कांटे में फंसाया जाता है, या किसी भी शिकार को हासिल करने के लिए जो उसको बरगलाने के लिए कोई चीज़ डाल दी जाती है, दैट्स कॉल्ड बेट। और लिटरेरी सेंस में ये अलग कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता है। एंड देन देयर इज सी, सी से हम समझेंगे कार्ट, देयर इज अ कार्ट, ब्लॉक कार्ट। इसी तरह और इलस्ट्रेशंस हैं। देन देयर आर 2 मोर इलस्ट्रेशंस जो अलग शेड के हैं, इलस्ट्रेशन डी एंड इलस्ट्रेशन ई, एंड बोथ रिलेट टू एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, या इसमें हम लिखेंगे एंट्रस्टमेंट। ये समझना ज़रूरी है, ये बहुत पेक्यूलियर हैं और मिसलीडिंग हैं, अक्सर इनमें बहुत टेक्निकलिटी है, इससे मिसलीड हो जाते हैं बच्चे जब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इनमें गलती कर बैठते हैं। देन देयर आर 3 मोर इलस्ट्रेशंस, एफ जी एच, और इन तीनों इलस्ट्रेशंस को हम रिलेट करते हैं रिंग से। दिस इज अ केस ऑफ रिंग, तीनों इलस्ट्रेशन में रिंग है, अंगूठी से मुतालिक बात है। देन देयर आर 3 मोर इलस्ट्रेशंस, ये बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, आई जे के, यू शुड रिमेंबर। ये तीनों इलस्ट्रेशन दे रिलेट टू वॉच, ये घड़ी से रिलेटेड है। और एक चीज़ खास इन इलस्ट्रेशंस के बारे में और है, इन 3 के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी कैसे चुराई जा सकती है, इलस्ट्रेशन जे और के उससे रिलेटेड है, जे के, एंड इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू मेमोराइज दिस 2 इलस्ट्रेशन रिलेट टू स्टीलिंग वंस ओन प्रॉपर्टी। देन देयर आर 2 इलस्ट्रेशंस फर्दर, एल एम, ये बहुत यूनिक शेड के हैं। एल रिलेट्स टू रिवार्ड, जब एक इंसान रिवार्ड पाने के लिए किसी चीज़ को छिपा ले तो क्या वो थेफ्ट होता है या नहीं होता है, इट्स अ केस ऑफ थेफ्ट। और इसी तरह एम रिलेट्स टू लाइब्रेरी, जब एक इंसान किसी की लाइब्रेरी में जाकर के उसकी बुक ले लेता है ये समझ के अंडर द इम्प्रेशन कि मुझे टेसिट परमिशन है, इम्प्लाइड परमिशन है या कंसेंट है उसकी, तो क्या ये थेफ्ट है या नहीं है, ऑब्वियसली थेफ्ट नहीं होगा, दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ दैट। देन देयर आर फाइनली लास्ट 3 इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन एन विच इज रिलेटेड टू बेगर या एल्म्स, किसी इंसान को भिक्षा खैरात देना, और अगर गुड फेथ में दे रही है वाइफ और लेने वाले को मालूम है ये हस्बैंड की चीज़ दे रही है, बट उसको लेने वाले को ये अंडर द इम्प्रेशन है कि उस वाइफ को कंसेंट है हस्बैंड की, इट्स नॉट अ केस ऑफ थेफ्ट, बट देयर इज अ केस ऑफ ओ, दैट इज पैरामर, PARAMO। ओ को बहुत बड़ा कर देंगे ना तो हमें याद रहेगा इलस्ट्रेशन ओ पैरामर से रिलेटेड है। So this is an easier way to memorize things. And then there is lastly illustration P, जो last है 16वीं illustration, और मैंने बताया था आपको this is related to consent। कभी कभार डिसऑनेस्टी का एलिमेंट कैसे कंडोन होता है, अगर आपका क्लाइंट है तो उसको थेफ्ट का चार्ज है तो कैसे बचाएंगे उसको, उसमें से कई सारे ग्राउंड्स के अलावा ये एक है गुड फेथ, बिकॉज गुड फेथ जो है ये एक ऐसी चीज़ है, सेक्शन 52 में डिफाइंड है, याद होगा आपको। गुड फेथ किसी भी क्रिमिनलिटी को ओवरशैडो करके एक क्रिमिनल को बचा लेता है, इफ़ ही वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ, एंड गुड फेथ इज ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो एक इंसान ने गुड फेथ में ये समझा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मूव किया, उसको अपने पास ले गया, इट्स नॉट थेफ्ट, क्योंकि गुड फेथ कंडोन्स डिसऑनेस्टी, गुड फेथ से माफ़ हो जाती है डिसऑनेस्टी का एलिमेंट, ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा एलिमेंट। जब गुड फेथ प्रेजेंट होगा तो डिसऑनेस्टी ऑब्वियसली एब्सेंट हो जाएगी, बिकॉज दीज टू कैन नॉट सर्वाइव इन वन एक्ट एज एलिमेंट्स। अगर गुड फेथ होगा तो डेफिनेटली उसमें ये होगा कि उस एक्यूज्ड में मेंटल एलिमेंट जो है वो डिसऑनेस्टी का नहीं था। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 3। अब मैं हर एक इलस्ट्रेशन को 1 बाय 1 तो नहीं लूँगा, बट आप सिंपली इन ABC, फर्स्ट इज रिलेटेड टू ट्री, और हमने आपसे कहा कि दैट अ पर्सन, जब मैंने आप लेट मी रीड ओवर टू यू these illustrations 1 by 1. Yes,
क्विकली इनको पढ़ लेते हैं। ए कट्स डाउन ए ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड्स पोजीशन विदाउट जेड्स कंसेंट। ए ने जेड की ज़मीन पे एक पेड़ काट दिया। देखिए मैं आपको जो बता रहा था, यस आई मस्ट रीड इट ओवर, मैंने बताया था आपको सारे एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होने चाहिए, मेंशन होने चाहिए इलस्ट्रेशन में, और फिर उसके बाद आप कह पाएंगे ये वो ऑफेंस है। वरना अगर कोई भी इलस्ट्रेशन आप चूक गए, आपको नहीं कहना चाहिए कि ये वो ऑफेंस है। सी ये इसमें मौजूद है। ए कट्स डाउन ए ट्री, और ट्री को काट देना ऑब्वियसली उसको फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी बनाएगा, अदरवाइज दिस इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन जेड्स ग्राउंड, तो ऑब्वियसली जेड की पोजेशन में होगा। विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री, तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी आ गया। आउट ऑफ जेड्स पोजेशन, तो जेड की पोजेशन में था। विदाउट जेड्स कंसेंट, तो एब्सेंस ऑफ कंसेंट भी आ गया। हेयर एज सून एज ए हैज सीवर्ड द ट्री, यानी जो ही उसने पेड़ काटा, इन ऑर्डर टू सच टेकिंग ही हैज कमिटेड थेफ्ट। तो क्या सिर्फ पेड़ काटते वक्त ही थेफ्ट हो गई? यस, यही तो हम अभी तक समझ रहे थे कि अ मूविंग एक्सप्लेनेशन 2, अ मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सिवरेंस मे बी अ थेफ्ट। तो वो उस मूविंग जो सिवरेंस से काट देने से हो जाएगी वो थेफ्ट है। सिमिलरली इलस्ट्रेशन ऑफ डॉग है, बी इलस्ट्रेशन बी, यस। सो there was a bit disturbance outside, so I had to move out, sorry for that. So दूसरी illustration में bait, there is a bait, जो कोई डॉग को चुराने के लिए puts a bait, अपनी जेब में कोई उसको वर्गलाने के लिए चीज़ दिखा करके जेब में रखता है। डॉग जो है धोखा खा जाता है, he starts to follow it, वो इस इंसान को फॉलो करना शुरू करता है। Here, if A's intention be dishonestly to take the dog out of Z's possession, देखिए सारे without Z's consent, सारे ingredients satisfy कर रहा है यहाँ पे illustration। A has committed theft as soon as, timing note करिए, as soon as the Z's dog has begun to follow। तो ये नहीं कि कुत्ते को घर पहुँचाया या गाड़ी में लोड किया, जो ही कुत्ते ने चलना शुरू किया, this is theft। Very strange. So C illustration is similarly leading to a block cart. Block cart is carrying treasures, और उसमें एक ख़जाना है कोई, और या तिजोरी है। सो उसने ब्लॉक कार्ट को एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कराया, तो जो ही उसने उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, थेफ्ट हो गई। सो ये तीन इलस्ट्रेशन बहुत बेसिक हैं और सिंपली बेस्ड इस पे है, बट कुछ जूरिस्प्रूडेंशियल टेनेसिटीज़ हैं बाकी इलस्ट्रेशंस में, और वो डिस्कस करना वन बाय वन ज़रूरी है, और अब वो आ रही हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि इलस्ट्रेशन डी और ई रिलेट टू एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, डी और ई, जहाँ एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी खुद से किसी को दे देता है, तो फिर क्या होगा? पोजेशन तो उसने दे दी, क्या उस चीज़ की थेफ्ट हो सकती है? नहीं। इसके दो शेड्स हैं, दो डिफरेंट इलस्ट्रेशंस हैं, दोनों को बारीकी से समझिएगा। इलस्ट्रेशन डी में क्या होता है? ए मालिक है किसी चीज़ का, ए जेड कोई मालिक है किसी चीज़ का, और ए उसका सर्वेंट है। जेड इज़ ओनर और मास्टर जिसे हम कहते हैं, और ए सर्वेंट है। दोनों इलस्ट्रेशन में कुछ एक ही जैसी चीज़ होती है, मतलब मास्टर सर्वेंट को लेकर के या इंटरेस्टमेंट को लेकर। सो होता क्या है? लेट मी रीड यूर द इलस्ट्रेशन। ए बीइंग जेड्स सर्वेंट एंड entrusted by Z with the care of Z's plate dishonestly runs away with the plate। ए इंट्रस्ट किया गया है जेड के द्वारा या जेड के ज़रिए से, जो जेड मालिक है उसने इंट्रस्ट किया हुआ है उसे केयर किस, देखिए इसने प्रॉपर्टी या कोई चीज़ इसको दे रखी है सर्वेंट को, ए को खुद दे रखी है, तो हमें लगना चाहिए कि पोजेशन सर्वेंट के पास है। ठीक है, आगे भी ये आपको लगेगा बहुत सारे केसेस में, लेकिन ये स्पेसिफिक केस है, इसको अच्छी तरह समझिएगा, बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा गलती कराते हैं। एंड ही हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द केयर, तो इंटरेस्टमेंट किसको लेकर है? केयर ऑफ दैट प्लेट, केयर उसका ख्याल रखने के लिए कहा गया है। डिसऑनेस्टली रन्स अवे विद द प्लेट, वो प्लेट लेके भाग गया। विदाउट जेड्स कंसेंट ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट, इसने कहा कि ए ने किया थेफ्ट। बच्चे इस प्रॉब्लम के आंसर में हमेशा लिख के आते हैं दिस इज़ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वो क्रिमिनल ब्रीच और उस वक्त मैं अच्छी तरह और समझाऊंगा क्यों नहीं है ये, बट अभी यहाँ बता रहा हूँ। नॉर्मली ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, बट ये जूरिस्प्रूडेंस का एक कॉन्सेप्ट है अमंग अदर्स, जो है पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ, पोजेशन इन फैक्ट एंड पोजेशन इन लॉ। तो नौकर के मामले में, सर्वेंट के मामले में हमेशा ये जूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट रहा है। ऑल्दो पोजेशन इन फैक्ट सर्वेंट के पास होता है, पोजेशन इन लॉ हमेशा मालिक के पास होता है। तो ऑल्दो
मालिक चीज़ें रखता है नौकर के पास, बट पोजेशन इन लॉ, ये डिफैक्टो और डिजोर पोजेशन जिसे हम कहते हैं, इसे डिफैक्टो पोजेशन भी कहते हैं, डिफैक्टो पोजेशन, एंड दिस इज डिजोर पोजेशन। तो डिजोर पोजेशन हमेशा मालिक के पास होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मालिक ने फॉर एग्जाम्पल ए, यही सर्वेंट है, ए सर्वेंट है एंड जेड मास्टर है। जेड ने मालिक को दे दिया, नौकर को दिया 10 लाख रुपए और ये कहा कि ये बैंक में जमा करो, ठीक है। वाइल गोइंग टू द बैंक, ये भाग गया पैसा लेकर के। क्या ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है? इट माइट बी ए केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एज वेल, बट इट इज क्लियर कट केस ऑफ थेफ्ट बिकॉज पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इन द सर्वेंट, इवन दो इसी ने दी है। ये समझना जरूरी है। और इसी को ये एक्सेप्शनल केस होता है। इसका नॉर्मल केस क्या है वो इलस्ट्रेशन ई समझाएगा। जेड गोइंग ऑन ए जर्नी, जेड को सफ़र पे अब जाना है, यही उसने अपनी प्लेट को एंट्रस्ट किया विद ए, मगर ए अब नौकर नहीं है, उसकी पोजीशन क्या है? ही इज़ अ कीपर ऑफ ए वेयर हाउस। उसने कहा जब तक मैं लौटूंगा ये प्लेट आपके पास रहेगी। ए ने क्या किया? ही कैरीज अवे द प्लेट टू द गोल्ड स्मिथ। ए इसी प्लेट को एक सुनार के पास लेकर के गया और बेच दिया। एंड द प्लेट वॉज नॉट इन पोजेशन ऑफ जेड। ऑब्वियसली अब ये जेड की पोजीशन में नहीं था बिकॉज इसने ऑलरेडी उसको दे रखा है। तो इस केस को कभी हम थेफ्ट नहीं कहेंगे बिकॉज यहाँ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है नहीं। तो बाय वर्च्यू ऑफ द एब्सेंस ऑफ दैट रिलेशनशिप इट्स अ प्योर केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इसीलिए आगे देखिए आंसर में बोला है ए हैज़ नॉट कमिटेड थेफ्ट, ये थेफ्ट है नहीं। ये याद रखिएगा, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप लिख देंगे ये थेफ्ट है। ए हैज़ नॉट कमिटेड थेफ्ट, क्यों? क्योंकि ये पोजेशन में ऑलरेडी इसकी था। क्योंकि ए की पोजेशन में जब कोई चीज़ दे दी जेड ने और ए नौकर नहीं है अब, तो अब इसको कहा जाएगा एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के ब्रीच को, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और अगर सर्वेंट करेगा, क्योंकि हमेशा पोजेशन उसकी मालिक के पास होती समझी जाती है लॉ में, तो सर्वेंट के जरिए से जो चीज़ हो गई इट इज़ अ थेफ्ट। तो ये दो इलस्ट्रेशन बड़े पर्टिकुलर हैं और इसमें अक्सर बच्चों से गलती होने का अंदेशा होता है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को मेंशन किया स्पेसिफिकली। नाउ वी हैव 3 more illustrations related to ring। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 3 इलस्ट्रेशन जो हैं एफ जी एच, बहुत ख़ास इलस्ट्रेशन हैं रिंग के, एफ जी एंड एच, दे आर रिलेटेड टू रिंग। अंगूठी का क्या हशर है देखिए। इलस्ट्रेशन एफ, इलस्ट्रेशन एफ में क्या होता है? सीधे फाइंड्स अ रिंग। ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड। कहाँ? ए ने कोई रिंग पाई, इसने रिंग पाई और कहाँ पे? बिलोंगिंग टू जेड, ऑन जेड्स टेबल। जेड के घर में, और जेड के घर के टेबल पे रखी हुई थी एक रिंग और ए ने उसको देखा। अब चूंकि जेड के घर में है, जेड के पास फिजिकल पोजेशन नहीं है, मगर लॉ ये कहेगा कि इसके घर की चीज़ों का पोजेशन ऑब्वियसली इसके पास है। देखिए पोजेशन का टॉपिक कितना डिफिकल्ट है, तो फिजिकल पोजेशन नहीं चाहिए, तो इसे कहते हैं मीडिएट और इमीडिएट पोजेशन। अब वो उसको अलग है, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ए मास्टर है और एस सर्वेंट है, और ए ने दिया इसको एस को स्कूटर और कहा तुम बाज़ार जाओ। एस ने यहाँ पार्क कर दी स्कूटर सर्वेंट ने और कुछ लेने गया, और टी एक थीफ है, उसने स्कूटर ले ली। तो आप ये बताइए एस को अगर चूँकि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है या एस चूँकि पोजेशन में है, तो क्या थेफ्ट हुई या नहीं हुई? या एस ने इसे कहा तुम चुराओ ले जाओ, कोई मसला नहीं, मालिक को कह दूंगा खो गई। तो अब चूँकि इसने इसकी कंसेंट से ले ली, तो क्या इसकी कंसेंट चलेगी? नहीं। तो लॉ ये मानता है कि एस के पास जो चीज़ है अब ए की, ये पोजेशन ए ही के पास है, इसे कहते हैं हम लोग मीडिएट पोजेशन जूरिस्प्रूडेंस में। और इमीडिएट पोजेशन वो है जो ऑलरेडी मालिक के पास अपनी पोजेशन में चीज़ होती है। तो यहाँ जो ऑक्यूपेंट ऑफ अ प्रेमाइसिस होता है, किसी सहन का, किसी प्रेमाइसिस का ऑक्यूपेंट होता है, ओनर होता है, रादर ऑक्यूपेंट ही होना चाहिए जूरिस्प्रूडेंस में। अगर आप फॉर एग्जांपल किराए के मकान में रह रहे हैं और उस प्रेमाइसिस को, मकान को अंदर कोई विजिट कर गया, तो ये ऑक्यूपेंट हैं आप, तो पोजेशन में आपकी वो चीज़ है। तो सिमिलरली जेड के घर में इसने अंगूठी देखी जेड के टेबल पे। अब चूंकि ये इसके घर में, इसके टेबल में थी, तो लॉ ये मानेगा जेड की पोजेशन में है ये रिंग। अब ए ने क्या किया? ए ने इस रिंग को डिसऑनेस्टली रिमूव कर दिया। दिस इज थेफ्ट। दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ एंड क्लासिकल केस ऑफ थेफ्ट। इलस्ट्रेशन जी में क्या हुआ? यही रिंग थी जी से आप समझते ही होंगे, इंडिया में बहुत मशहूर है ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, और ये
जीटी रोड जो है वो लॉन्गेस्ट रोड है और बहुत सालों तक था भी। तो रोड पे उसने एक रिंग पाई, ए ने, इलस्ट्रेशन जी में एक रोड पे रिंग पाई। जीटी रोड में ऐसे रख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। और रिंग चूंकि रोड पे मिली तो ये किसी की पोजेशन में नहीं है, तो ये थेफ्ट नहीं हो सकता। ए बाई टेकिंग इट कमिट्स नो थेफ्ट, दो अब क्या हो सकता है, ही में कमिट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे मैंने मोबाइल की मिसाल दी थी। क्विकली इलस्ट्रेशन एच में फिर से रिंग मिली इसको, कहाँ मिली, रोड पे, सॉरी रिंग मिली, और रिंग कहाँ मिली, जेड के घर में टेबल पे। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन यही आया था और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो गए। सेम इलस्ट्रेशन इसी जैसा, लेकिन यहाँ तो इसने चोरी कर ली। यहाँ चोरी से कमतर कोई चीज़ की जिसे आम इंसान का जहन चोरी नहीं कहेगा बट लॉ उसे थेफ्ट कह देगा। ये क्या हुआ, जेड के टेबल में एक रिंग उठाई और फिर क्या किया, इसीलिए याद रखने के लिए ये वर्ड है इलस्ट्रेशन एच में, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ड्स होते हैं वो लिखता हूँ अक्सर। हाइड्स इट, और क्यों हाइड करता है, हाईली इम्प्रोबेबल है कि वो मिलेगी। अब मैं इलस्ट्रेशन पढ़ता हूँ, देखिएगा आपको लगेगा ये वर्ड्स क्यों लिखे मैंने इलस्ट्रेशन एच को याद रखने के लिए। AC is a ring belonging to Z, lying on the table in Z's house, not venturing to misappropriate the ring immediately. उसने नहीं अभी ख्याल किया कि मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगा या रिंग को बेचूंगा। तो अगर फॉर फेयर ऑफ सर्च एंड डिटेक्शन, इस डर से कि मुझे पकड़ा जाएगा या ये रिंग पकड़ी जाएगी, ढूंढी जाएगी। A hides the ring in a place where it is highly improbable. इसने हाइड किया रिंग को ऐसी जगह पे जहाँ हाईली इम्प्रोबेबल था कि मालिक को ये मिल जाती कभी। With the intention of taking the ring, अब इंटेंशन क्या है, रिंग को ले लेगा इसी जगह से बाद में, when the loss is forgotten, जब सब भूल जाएंगे कि रिंग नहीं मिलने वाली या इसका लॉस भूला जाएगा। अब क्या थेफ्ट हुई या नहीं हुई, और अगर हुई तो कब हुई, आंसर देखिए और ये हमेशा याद रखिएगा। हेयर ए एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मूविंग द रिंग कमिट्स थेफ्ट। इसने ए ने पहली बार उसको मूव करते वक्त ही चोरी की, ऑल्दो चीज़ अभी भी इसकी प्रेमाइसिस में है। देखिए आप थेफ्ट कितनी मतलब पोजेशन कैसे चेंज हो गई, ऑल्दो इसके घर में ही है ये अभी, लेकिन छिपाई ऐसी जगह जहाँ ना मिली। तो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मूविंग इट इज़ थेफ्ट। नाउ इलस्ट्रेशन पहले बोला था मैंने आपको आई जे के, ये तीन इलस्ट्रेशंस हैं, आई जे और के, और ये मैंने बोला आपको ये तीनों इलस्ट्रेशन रिलेटेड है एक घड़ी से, आई जे के। और इसमें एक घड़ी है और अपनी घड़ी कैसे चुरा सकता है एक इंसान, इलस्ट्रेशन जे और के से रिलेटेड है। फर्स्ट इज़ इलस्ट्रेशन आई। इलस्ट्रेशन आई में ए की घड़ी ख़राब हो गई या ठीक करने के लिए उसने बी को दे दी, जेड को दे दी, जो एक दुकानदार था। दुकानदार ने उसको अपने पास रखा और ए ने उस घड़ी को, अपनी ही घड़ी को ले लिया। एक दिन गया दुकान में, घुस गया और फोर्स से वो घड़ी ले ली, लेकिन उस पर कोई उधार नहीं था, पैसे घड़ी के ऑलरेडी दे चुका था या उसकी जो रिपेयर का कॉस्ट था वो दे चुका था। अब चूंकि ये फोर्सिबली इसने घड़ी ले ली और चीज़ इसी की अपनी है, ये केस तो थेफ्ट का नहीं होगा, दो ही में हैव कमिटेड क्रिमिनल ट्रेसपास एंड असॉल्ट। ये ऑफेंस इसने हो सकता है किया हो। क्रिमिनल ट्रेसपास आगे पढ़ेंगे, असॉल्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अपनी ही चीज़ किसी के यहाँ से ले जाना इस केस में थेफ्ट नहीं हुआ, नॉट अ केस ऑफ थेफ्ट। और जे और के केसेस ऑफ थेफ्ट, यहाँ भी अपनी चीज़ ले जा रहा है, तो इसलिए फैक्ट्स को हमेशा अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। यहाँ क्यों हो रहा है, सी इलस्ट्रेशन जे, इफ़ ए ओज मनी टू जेड। अब यहाँ उधारी थी, घड़ी इसको दे रखी थी लेकिन पैसे बाकी थे घड़ी ठीक करने के, तो इसने जेड ने, घड़ी सही करने वाले ने, अब घड़ी इसलिए रिटेन की थी ताकि जब तक पैसा नहीं दे, घड़ी की जगह कार समझिए आप या मोबाइल फ़ोन समझिए, उसने चीज़ इसलिए रिटेन की कि पैसे देने के बाद लौटा दूंगा। मगर इसने चीज़ ले ली डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, इसको डिप्राइव करने के लिए, और पैसा नहीं दिया। He commits theft as in much he takes it dishonestly। यहाँ theft हो गया क्योंकि इसने इसको dishonestly लिया, क्योंकि ये उसको डिप्राइव करना चाह रहा था उस चीज़ से, तो इसका wrongful loss हो गया। इसी तरह इलस्ट्रेशन के में अगेन ए ने घड़ी गिरवी दी है, he has pawned his own watch। आप ये कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ेंगे, पानी। He has pawned his own watch, उसने गिरवी दे रखी है घड़ी किसी को। इलस्ट्रेशन के हम डिस्कस कर रहे हैं, ए ने जेड को
घड़ी दे दी गिरवी रखने के लिए, और उसके बदले ऑफ कोर्स कुछ रकम बोरो कर ली, पैसे ले लिए, और उसके बाद ये घड़ी वापस ले ली विदाउट पेइंग हिम द अमाउंट। ऑल्दो घड़ी इसी की है, दिस इज़ अनदर केस ऑफ थेफ्ट। तो अपनी चीज़ इंसान चुरा सकता है, जो हम ऑलरेडी बता चुके थे, अब यहाँ से प्रूव भी हो गया इलस्ट्रेशन जे और के। तो कभी आपसे कोई पूछे क्या इंसान अपनी चीज़ चुरा सकता है, आप कहेंगे यस, अगर इंटेंशन ऑफ एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन और रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस प्रूव हो जाएगा तो वो हो जाएगा थेफ्ट। इलस्ट्रेशन जे और के इस बात को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो थेफ्ट नहीं है। इलस्ट्रेशन आई इस बात को सपोर्ट करता है। नाउ वी हैव इलस्ट्रेशन एल एंड एम। मैंने पहले बोला था एल एक रिवार्ड से रिलेटेड है, कि जब एक इंसान किसी की चीज़ छुपा लेता है इसलिए कि जब ये ढूंढेगा और फिर कहेगा कि अगर मुझे मिल जाए मैं इसको इनाम दूंगा, तो चूंकि ये सिर्फ इनाम के लिए कर रहा है, दिस अमाउंट्स टू थेफ्ट। मैं आपसे आई विल रीड ओवर द इलस्ट्रेशन। ए टेक्स एन आर्टिकल बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजेशन without Z's consent, with the intention of keeping it until he obtains money from Z as a reward for its restoration. Here A takes dishonestly. A has therefore committed theft. इसने रिवॉर्ड, सिर्फ रिवॉर्ड की उम्मीद में और इनाम की उम्मीद में चीज़ रख ली, इट इज़ थेफ्ट। क्योंकि चीज़ ले ली, चीज़ मिल गई और फिर इनाम के लिए रख ली, ये थेफ्ट नहीं हो सकता, कुछ और होगा, बट थेफ्ट नहीं है। नाउ इलस्ट्रेशन एम देखिए, बोनाफाइड बिलीफ में क्या होता है कि इंसान अगर देखिए इम्प्लाइड परमिशन किसे कहते हैं हम, इम्प्लाइड कॉन्सेंट। इम्प्लाइड कॉन्सेंट का केस है इलस्ट्रेशन एम सी। ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद जेड गोज इनटू जेड्स लाइब्रेरी। ए दोस्त है, यार है जेड का, तो जेड की लाइब्रेरी में जाकर के वहाँ से किताब निकालता है, ये सोच के जेड की कंसेंट नहीं है, अभी एक्सप्रेस कंसेंट नहीं है, बट उसको एक एप्रहेंशन है या उसको इम्प्रेशन है कि उसको कंसेंट है जेड की। ए हैज़ नॉट कमिटेड थेफ्ट, थेफ्ट नहीं हुई। नाउ वी हैव इलस्ट्रेशन एन एंड ओ। दो इलस्ट्रेशंस हैं, इन दोनों को एक साथ रीड करना चाहिए, एक ही शेड के हैं, एन एंड ओ। एन और ओ इलस्ट्रेशन रिलेट्स टू द वाइफ। एक वाइफ जब एक्ट करती है इन रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू हर हस्बैंड, एन और ओ। चूँकि ये फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप का केस है तो वाइफ तो थेफ्ट कर नहीं सकती हस्बैंड की चीज़ों की, ऑल्दो एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में ऐसा हो सकता है, बट ऑर्डिनरीली उसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए किया जाएगा प्रोसिक्यूट। थेफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि पोजेशन एक घर में एक ही दोनों के पास है, तो इम्प्लाइड कंसेंट हो सकती है, बट कभी कभार एक्सट्रीम केस में ऐसा थेफ्ट का केस हो सकता है। सो दिस इज़ अ क्लासिकल केस जहाँ थेफ्ट नहीं होगी, वाइफ एक्ट करेगी ऑन बिहाफ ऑफ हर हस्बैंड, एंड दिस इलस्ट्रेशन ओ इज़ अ क्लासिकल केस ऑफ थेफ्ट। देखिए इलस्ट्रेशन एन में क्या होता है। इलस्ट्रेशन एन में एक भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला, खैरात मांगने वाला आता है वाइफ के पास, और वाइफ उसको कुछ चीज़ें देती है हस्बैंड की। वाइफ की कल्पेबिलिटी को लेकर के वाइफ ने क्या जुर्म किया, इलस्ट्रेशन साइलेंट है, और ये मैंने इसीलिए बोला बिकॉज लॉ ये प्रिज्यूम नहीं करता है कि वाइफ चोरी कर सकती है उस चीज़ों की, बिकॉज वो एक घर के मेंबर है। एक्सट्रीम केसेस में ऐसा हो सकता है, बट हमें कल्पेबिलिटी डिसाइड करने की उस इंसान की जो इन चीज़ों को ले जा रहा है। तो एल्म्स के लिए खैरात लेने के लिए वो आया और उसने हस्बैंड की चीज़ें दे दी ये समझ के कि मुझे परमिशन है, तो इसने भिक्षा लेने वाले ने, भीख लेने वाले ने भी ये समझा कि इसको हस्बैंड की परमिशन है, सो दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ थेफ्ट। लेकिन अगर दिस इज़ अ केस ऑफ, मैंने आपसे कहा आपसे पैरामर ओ, फिर से हम कैपिटल कर रहे हैं क्या कि इलस्ट्रेशन ओ से हमें ओ रिलेट हो जाए। ये एक आशिक है, पैरामर कहते हैं एक आशिक जो मैरिड वुमन का होता है, दिस इज़ एन इंग्लिश टर्म। सो एक अब इंसान है, वो अब भीख मांगने वाला नहीं है, वो आशिक है एक वाइफ का, एंड ही कम्स टू हर, और वो उसको कुछ चीज़ें देती हैं जो उसके हस्बैंड की हैं, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, और उसको मालूम है उसको कोई अथॉरिटी नहीं है, लेने वाले को पैरामर को मालूम है कि उसको अथॉरिटी नहीं है हस्बैंड की तरफ से, तो दैट पर्सन हैज़ कमिटेड थेफ्ट, that paramour has committed theft if he takes the property dishonestly. And last मैंने आपको बोला, last is relating to good faith. जहाँ एक इंसान और गुड फेथ की वजह से डिसऑनेस्टी का एलिमेंट ओवरशैडो हो जाता है। ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड, जेड की प्रॉपर्टी जो थी उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के ले गया,
ले गया, मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी भी हो गया, लेकिन डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था। गुड फेथ से डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मैंने आपको बोला कि इंटेंशन या मेंजरिया के एलिमेंट में, मेंटल एलिमेंट में गुड फेथ और दूसरा है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं सर्वाइव कर सकती, इसलिए डिसजॉइंट सेंस हैं, ये बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये मर्ज भी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान का इंटेंशन डिसऑनेस्ट भी हो और फिर वो गुड फेथ में भी एक्ट कर रहा हो रिलेटिंग टू सेम मेंजरिया। तो ये इस तरह हमारी 16 इलस्ट्रेशन ख़त्म हो गई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इलस्ट्रेशन को बार बार पढ़िएगा और उससे बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगी। रादर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपके जहन में आएंगे रिगार्डिंग दीज इलस्ट्रेशंस एंड द लॉ ऑन रिलेटिंग टू थेफ्ट। बिफोर मूविंग टू द केस लॉज, अब हम केस लॉज डिस्कस करने जा रहे हैं इन अ शॉर्ट वाइल। हम उन प्रोविजंस को फिर से अच्छी तरह याद कर लेते हैं। हमने आपको बोला था 378 से 382 तक थेफ्ट के प्रोविजंस है। थेफ्ट का मेजर प्रोविजन 378 में है, 79 में उसकी पनिशमेंट है 3 years और फाइन ऑफ बोथ। फिर बाकी दो सेक्शंस इसके बाद इमीडिएटली 380, 381, ये थोड़ा एग्रेवेटेड और स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ थेफ्ट है। 380 में एक इंसान थेफ्ट करता है, लेकिन किस चीज़ से रिलेटेड? इट इज़ अ केस ऑफ थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। तो ड्वेलिंग हाउस में किया थेफ्ट, या थेफ्ट एक क्लर्क ने की या सर्वेंट ने की, दोनों के केस में एक ही पनिशमेंट है 7 years एंड फाइन। ये थोड़ा एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट है या स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ थेफ्ट है 7 years एंड फाइन। इससे ज़्यादा बढ़ सकती है कभी कभार, वो 382 है जो इसका लास्ट सेक्शन है। वो क्या है? थेफ्ट। लेकिन थेफ्ट से पहले क्या किया? प्रिपरेशन किसी चीज़ की प्रिपरेशन ऑफ कमिटिंग हर्ट और डेथ और रिस्ट्रेंट। अब अगर प्रिपरेशन नहीं किया तो प्रिपरेशन के अगला स्टेज किया। प्रिपरेशन के आगे इमीडिएटली क्या स्टेज होगा? अटेम्प्ट होगा। जैसे हमने पढ़ा था स्टेजेस में से अटेम्प्ट होगा, और अटेम्प्ट के आगे कमीशन होता है। तो उसने अटेम्प्ट या कमीशन किया, फिर ये क्या थेफ्ट रहेगा? नहीं, ये थेफ्ट नहीं रहेगा, ये एग्रेवेट होकर के रॉबरी बन जाएगा। और यही हम रॉबरी की डेफिनेशन में 390 में पढ़ेंगे कि वहाँ इंसान कॉजेज डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट, और अटेम्प्ट टू कॉज दैट इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट, वो हम पढ़ लेंगे। मगर प्रिपरेशन स्टेज तो थेफ्ट अटेम्प्ट से पहले होता है। तो अगर सिर्फ प्रिपरेशन था, हथियार लेके चला और फिर थेफ्ट की, ये बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। इन सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years है। यहाँ तो सिंपल भी हो सकती है, बट यहाँ रिगरस देना ज़रूरी है। दिस इज़ 382। नाउ ये प्रोविजंस फिर से रिवाइज हो गए। वी आर मूविंग टू केस लॉज। हमें 2 लीडिंग केस लॉज डिस्कस करने हैं, बहुत ही पुराने और फेमस केसेस हैं, और दोनों राजस्थान से हैं। द फर्स्ट केस अमंग देम इज़ एक तो उनमें से हम डिस्कस कर चुके हैं, KN मेहरा का केस, और पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। रादर KN मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। मैंने आपको बोला दोनों केसेस जो थेफ्ट के हैं जो हम डिस्कस करेंगे ये राजस्थान से रिलेटेड है। स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1957, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 369। हुआ क्या इस केस में? इस केस में द पर्सन चार्ज्ड KN मेहरा, जिसको थेफ्ट का चार्ज लगा, ही वाज अ कैडेट। ये एक कैडेट था एयरफोर्स एकेडमी जोधपुर में, अभी पायलट बनना सीख रहा था। ऑन ए फेटफुल डे, जिस दिन इसको थेफ्ट का चार्ज लगा, ही बोर्डेड द प्लेन, जो इसका डिफेंस सर्विसेज का एक प्लेन था, उस प्लेन को बोर्ड किया और अनऑथराइज्डली ही ट्रैवल टू द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, और ही लैंडेड इनटू द नेबरिंग कंट्री, और वहाँ इसने लैंड किया, एंड दिस वाज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ दैट प्लेन। और फिर ये इंडिया के बॉर्डर से तकरीबन 100 माइल्स अंदर चला गया, और फिर कराची में इसको एम्बेसी ने, इंडियन एम्बेसी के मेंबर्स ने बचा लिया और वापस लाया, और द प्लेन वाज रिस्टोर्ड टू द गवर्नमेंट। ऑल दो प्लेन वाज रिस्टोर्ड, और चूँकि प्लेन वापस आ गया, चार्ज थेफ्ट के लेकर के ये बहस शुरू हो गई, क्या ये थेफ्ट है या नहीं। और इसमें यह हेल्ड किया गया कि गवर्नमेंट जो है, इट वाज एंटाइटल्ड टू द ऑथराइज्ड और एंटाइटल्ड टू द लेजिटिमेट यूज ऑफ द प्लेन, और सिंस इट वाज डिप्राइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ द प्लेन एंड दिस वाज अ रॉन्गफुल लॉस ऑफ द गवर्नमेंट,
और द बॉडी इंचार्ज और अथॉरिटीज़, तो ये थेफ्ट है क्योंकि रॉन्गफुल लॉस हो गया उनका। और रॉन्गफुल लॉस कैसे हो गया है? रॉन्गफुल लॉस हो जाता है जब एक इंसान को जिससे वो एंटाइटल्ड है उससे डिसएंटाइटल किया जाए इलीगली, जब उससे वो चीज़ छीन ली जाए। तो जब रॉन्गफुल लॉस हो गया तो कहते हैं कि ये चीज़ डिसऑनेस्टली हो गई, और जब डिसऑनेस्टली उसने ले लिया प्लेन तो हेंस इट्स अ केस ऑफ थेफ्ट, तो उसको थेफ्ट का चार्ज लगा। एंड द कोर्ट हेल्ड दैट इवन टेम्पररी डिप्राइवेशन हो या थोड़ी देर का टेम्पररी रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाए टू कॉज रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस एंड कीपिंग द लॉफुल ओनर अवे फ्रॉम द प्रॉपर्टी, इससे ये हो जाएगा दिस मे अमाउंट टू थेफ्ट, और थेफ्ट का चार्ज अप वॉज अपहेल्ड। नाउ देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग केस ऑफ प्यारे लाल भार्गवा। ये जजमेंट आप पढ़ लीजिएगा, बहुत छोटी सी जजमेंट है ये। प्यारे लाल भार्गवा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। फिर से मैंने आपसे कह दिया था AIR 1963 का है केस, या 63 सुप्रीम कोर्ट 1094 पे है ये। इस केस में क्या हुआ, एक पर्सन था एंड ही वॉज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो प्यारेलाल भार्गव था वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज अ सुपरिंटेंडेंट काम कर रहा था चीफ इंजीनियर्स ऑफिस में। उसने किसी के कहने पर एक फ़ाइल गवर्नमेंट की या डिपार्टमेंट की रिमूव की, फ़ाइल निकाल दी और कुछ दिन के लिए उसको घर ले गया। ही वॉज नॉट ऑथोराइज टू दैट फाइल। जो फाइल का ट्रांजैक्शन था वो नहीं था उसके पास उन दिनों, उसने निकलवाई वो लॉकर से या निकाली, घर ले गया, अपने कुछ दोस्तों को एक्सेस दे दिया, दोस्तों ने एक डॉक्यूमेंट बदल के उसमें डाल दिया। अब और फिर कुछ दिन बाद उसने वापस लाया। अब जब इंक्वायरी हुई या तो खैर उसको ट्रायल कोर्ट्स ने बार बार थेफ्ट के लिए कन्विक्ट किया। फाइनली बाई वे ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट ये आ गया और इसने कहा ये थेफ्ट है नहीं। और कंटेंशन क्या था? कंटेंशन ये था कि चीज़ जो रिस्टोर हो गई, जैसे मैंने उस कार की मिसाल दी थी, वापस जाके वहीं खड़ी हो गई, तो क्या ये थेफ्ट है कि नहीं? चीज़ तो वापस आ गई। तो इस केस में भी कोर्ट ने ये हेल्ड किया दैट इट्स ए क्लासिकल केस ऑफ थेफ्ट, ये थेफ्ट है। एंड कोर्ट सेड दैट टू कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट दैट लॉस जो हो गया किसी इंसान का, दैट लॉस कॉज्ड मस्ट नॉट बी परमानेंट। सो याद रखिएगा इस केस में यही कहा गया था दैट लॉस कॉज्ड मस्ट नॉट बी परमानेंट, इवन टेम्पररी डिस्पोजेशन of the property or by a person who may even intend to restore it might be a case of theft, it may constitute theft. तो ये क्लियरली एक टेम्पररी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी भी थेफ्ट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी देर के लिए चीज़ को ले जाना और उसका अनऑथराइज्ड यूज़ करना और किसी का रॉन्गफुल लॉस हो गया, ये क्लियरली थेफ्ट हो सकता है। अब एक फ़नी एग्जांपल दे देता हूँ। ऑल्दो अब हमने पहले पढ़ा था जनरल एक्सेप्शंस में, और आपको याद होगा मैंने बताया था वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। सेक्शन 95 लॉ डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ ट्रिफल्स। जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं लॉ उनका ख्याल नहीं लेता है, उनको स्ट्रिक्टली उन पर लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं लगाता। फॉर एग्जांपल ए ने कोई ड्राइंग बनाई और बी ने वो चुरा ली विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो ये रॉन्गफुल लॉस भी हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी भी थी। इसे थेफ्ट नहीं कहेगा, लॉ कहेगा ये बहुत मीनियल चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ है, इसका कॉग्निजेंस हम नहीं लेंगे। और इसी पे बेस्ड है सेक्शन 95। तो उसी फनी इलस्ट्रेशन से क्लास को ख़त्म करते हैं। ए के पास साबुन है सपोज नहाने का, और बी जा करके उसको ले गया और साबुन गल के जो है वो ताश का पत्ता बना दिया, साबुन पूरा गल गया और बी ने उसका यूज़ किया और वापस रख दिया। क्या ये थेफ्ट है या नहीं है? ऑब्वियसली सेक्शन 95 एप्लीकेबल होगा, लेकिन इस इलस्ट्रेशन फनी इलस्ट्रेशन से हमने ये समझा और केस ऑफ प्यारेलाल भार्गवा दैट टेम्पररी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अफेक्ट नहीं करती थेफ्ट के चार्ज को। अगर रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन हो गया, इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ थेफ्ट। एंड कमिंग बैक टू द इलस्ट्रेशन ऑफ द कार, जो वापस आके वहीं खड़ी कर दी थी लेकिन उसको ले गया, तो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मूविंग द कार एंड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट यूजिंग और मूविंग दैट सोप फॉर यूसेज, इट्स अ क्लियर कट case of theft. The topic of theft is concluded. कुछ क्वेश्चन रह गए हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. In the next lecture we will discuss the provisions related to illustration. Thank you. It was a very long lecture. It's always nice to share some time with you. Thank you. Have a nice time.